कहानी की शुरुआत होती है 1935 में, जहां हमें एक जेल को दिखाया जाता है जिसमें मौत की सजा पाए कैदियों को रखा जाता था। इस जेल में कुछ खूंखार तो कुछ बेहद ही शरीफ कैदी रहा करते थे। लेकिन आज इस जेल में एक ऐसा कैदी आने वाला था जिसकी फाइल पढ़ते ही जेलर के हाथ तक कांप उठे। कुछ ही देर में वहां एक ट्रक आकर रुकता है जिसका पिछला हिस्सा वजन की वजह से दबा हुआ था। तभी उसमें से एक कैदी बाहर निकला और उसके बाहर निकलते ही वो गाड़ी फिर से हल्की होकर ऊपर उठ गई। इतना बड़ा और ताकतवर कैदी आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो लोग उसे अंदर लाते हैं जहां उसकी मुलाकात पॉल से हुई, जो इस जेल का इंचार्ज था। पॉल ने उस कैदी से कहा, मुझे सख्ती से पेश आने पर मजबूर तो नहीं करोगे? पर वो कैदी उसे कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद उसे उसकी सेल में लाया गया, ये जानते हुए भी कि ये कैदी बस कुछ ही दिन में मरने वाले हैं। पर्सी नाम का एक गार्ड अक्सर उन कैदियों का मजाक उड़ाया करता था। पॉल ने उसे ऐसा करने से मना किया और उसे वहां से जाने को कहा, पर पर्सी जाते वक्त गुस्से में कैदी की उंगलियां तोड़ देता है। पॉल ने कहा, अगर मैं तुम्हारे हाथों की बेड़ियां निकलवा दूं तो तुम मेरा कहा मानोगे? वो नया कैदी उसकी बात मानने को तैयार था। वो उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है, पर पॉल को उससे हाथ मिलाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। लंच टाइम में सारे गार्ड्स बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि पॉल को वो नया कैदी इतना खतरनाक नहीं लगा जितना कि उसने उसके बारे में सुना था। पर तभी एक गार्ड उसे उस कैदी की फाइल देते हुए कहता है कि इसे पढ़कर तुम्हारा खून खौल उठेगा। पॉल ने जब वो फाइल पढ़ी तो उसे पता चला कि उस आदमी का नाम जॉन है और उसे 2 मासूम बच्चियों के रेप और मर्डर जैसे घिनौने अपराध का दोषी पाया गया था। ये जानकर पॉल के दिल में उसके लिए हमदर्दी बिल्कुल खत्म हो जाती है। जल्दी वहाँ वार्डन आते हैं जो उससे पर्सी के सिलसिले में कुछ बात करना चाहते थे। वो कहते हैं, आज सुबह तुम्हें पर्सी को नहीं डांटना चाहिए था। तुम जानते ही हो कि गवर्नर के साथ उसके अच्छे कनेक्शंस हैं। अगर उसे यहाँ जरा भी परेशानी हुई तो हमारी नौकरी खतरे में आ सकती है। पॉल ने उन्हें बताया कि पर्सी बहुत ही कमीना, लापरवाह और एक नंबर का बेवकूफ है। उसका इन लोगों के बीच रहना ठीक नहीं। अपनी सनक में आकर वो किसी की जान भी ले सकता है। वार्डन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि उस आदमी का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। पर्सी ने अपने ट्रांसफर के लिए अर्जी डाली है। वो यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। लेकिन पॉल अच्छे से जानता था कि वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। वो एक साइको है जिसे लोगों को मरते हुए देखना पसंद है। पॉल अपने घर वापस आता है, पर वो अभी उस नए कैदी के बारे में सोच रहा था। वो अपनी पत्नी को अक्सर जेल के कैदियों के बारे में बताया करता था, लेकिन जॉन के किए हुए जुर्म इतने घिनौने थे कि उसने ये बात अपने तक ही रखना सही समझा। अगले दिन जब वो रोजाना की तरह अपना काम कर रहे थे, तभी पॉल के दोस्त ब्रूटस की नजर एक चूहे पर पड़ी जो बड़े आराम से कॉरिडोर में टहल रहा था। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं कि अब वो आगे क्या करेगा। पर तभी वो चूहा बिस्किट का टुकड़ा लेकर सीधा उस कमरे में घुस जाता है जहाँ कैदियों के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। अब इससे पहले वो चूहा वहाँ अपना घर बनाकर सारे डॉक्यूमेंट्स कुतर देता। उन्होंने कमरे का सारा सामान बाहर निकाला और उसे ढूंढने लगे। इसी बीच वो चूहा कॉरिडोर से होते हुए वार्डन के ऑफिस में चला जाता है। उसे देखते ही सब उसके साथ खेलने लगे, लेकिन पर्सी से ये देखा नहीं गया और वो डंडा लेकर उसे मारने चला गया। बस एक चूहे को पकड़ने के लिए उसने पूरी जेल में उधम मचा दिया। जो देख पॉल बोला, पर्सी बताओगे कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने हमें और यहाँ मौजूद सभी कैदियों को बुरी तरह डरा दिया। उन्हें मौत की सजा पाए कैदियों के साथ इतनी नरमी से पेश आता देख पर्सी का खून खौल उठता है। वो बोला, ये कैदी कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, लेकिन तुम लोग इन्हें ऐसे ही ट्रीट करते हो। ब्रूटस कहता है कि हम उनके साथ जरूरत पड़ने पर ही सख्ती बरतते हैं। वे लोग वैसे भी तनाव में होते हैं और तनाव की वजह से वो खुद को या दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमारा काम है उन्हें समझाना, ना कि उन पर चिल्लाना। पर इन सबके बाद भी जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो ब्रूटस उसका गिरेबान पकड़ लेता है और इस बार उसे अच्छे से समझाता है। पर्सी ने उन सबको नौकरी से निकलवाने की धमकी दी, पर पॉल ने कहा, भाड़ में जाइए नौकरी। अगर दोबारा किसी ऑफिसर को धमकाया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अगले दिन एक कैदी को मौत की सजा दी जानी थी। जेल का स्टाफ सजा से एक दिन पहले हर चीज की रिहर्सल करता है ताकि सजा के वक्त कोई गड़बड़ी ना हो। डेल नाम के कैदी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाता है और उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। पर डेल ने वहाँ एक बहुत ही मजाकिया बात कही जिसे सुनकर सब हंसने लगे। पॉल उन्हें चुप रहने को कहता है क्योंकि कल यहाँ पर किसी को मौत की सजा दी जाने वाली थी और वो नहीं चाहता था कि कोई ऐसा मजाक करे और सब हंसना शुरू कर दें। पर्सी ने देखा कि शौक देने से पहले वो लोग कैदी के सर पर एक गीला स्पंज रखते थे ताकि करंट सीधा उसके दिमाग में लगे और उसे एक आसान मौत मिले। अगले दिन वहाँ कुर्सियां लगाई जाती हैं और जिस कैदी को सजा दी जानी थी उसके सर के ऊपर शेव किया जाता है ताकि वहाँ गीला स्पंज रखा जा सके। इसके बाद उस कैदी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया गया और उसके सर पर एक काला कपड़ा डाला गया ताकि वो मरने से पहले किसी का चेहरा ना देख सके। पॉल रस्म पूरी करते हुए बोला, पीटर, अब तुम्हें तब तक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा जब तक तुम मर नहीं जाते। कानून के मुताबिक यही तुम्हारी सजा है। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। इसके बाद उसे अगले 30 सेकंड्स तक लगातार शॉक दिया जाता है ताकि उसकी मौत हो जाए। कुछ देर बाद जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो पाया कि उसकी दिल की धड़कन अभी भी चल रही थी, जिसके बाद उसे फिर से बिजली का झटका दिया गया और उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद जब सब वहां से चले गए तो पर्सी उस कैदी की लाश का मजाक उड़ाने लगा।
जो देख ब्रूटस को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो बोला, मेरी एक बात कान खोलकर सुन, उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है, अब वो हमें से एक है, तो अगर तूने फिर से उसका मजाक बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर पर्सी गुस्से में अपने दांत पीसने लगा, पर वो ब्रूटस जैसे आदमी का बाल भी बांका नहीं कर सकता था, क्योंकि जब सही के लिए खड़े रहने की बात हो तो वो गवर्नर से तो क्या प्रेसिडेंट से भी नहीं डरता था। पॉल कहता है, तुम अपना ट्रांसफर क्यों नहीं करवा लेते, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं। जिस पर पर्सी बोला, ठीक है, अगली सजा में अगर तुम मुझे आगे रखोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर तुमने मना किया तो मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगा, यहीं पर अपना करियर बनाऊंगा। अगले दिन पॉल को अपने सेल से किसी कैदी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। उसने देखा कि डेल ने उस चूहे को अपना पालतू बना लिया था। जॉन बोला, बॉस ये तो बहुत समझदार चूहा है, जैसे किसी सर्कस में होता है। डेल उसका नाम मिस्टर जिंगल्स रखता है और कहता है कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो ये मुझे बहुत अमीर बना देगा। पॉल को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि दिमागी बीमारी के कारण डेल को पता ही नहीं था कि उसे कुछ ही दिनों में मौत की सजा दी जाने वाली थी। एक दिन वार्डन पॉल को अपने कमरे में बुलाते हैं और उसे विलियम बार्टन नाम के मुजरिम के बारे में बताते हैं, जिसे उनकी जेल में ट्रांसफर किया जाना था। उसने एक दुकान में चोरी करते वक्त 3 लोगों को मार डाला था, जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत भी शामिल थी। उसके बारे में बताते बताते वार्डन काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर तरफ से बुरी खबर ही मिल रही थी। पॉल को पता चला कि उनकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर है, जिसे ऑपरेशन करके निकाला भी नहीं जा सकता। वो रात भर सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, पर तभी उसके ब्लैडर में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसने उठकर टॉयलेट तक जाने की कोशिश की, पर दर्द इतना भयानक था कि वो रास्ते में ही गिर जाता है और उसे अपनी पैंट में ही टॉयलेट करना पड़ा। दरअसल पिछले कई दिनों से उसे खतरनाक यूरिनल इन्फेक्शन था, पर ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ये सोचकर वो डॉक्टर के पास नहीं गया। जेन उसे आज ही डॉक्टर को दिखाने को कहती है, लेकिन पॉल उसकी बात को हल्के में लेकर टाल देता है। इसके बाद हम विलियम बार्टन को देखते हैं, जिसे आज मेंटल हॉस्पिटल से जेल में ट्रांसफर किया जाना था। ऑफिसर उसे लेने आते हैं, पर वो इतने नशे में था कि पुलिस को उसे कपड़े पहनाने से लेकर उसे घसीटकर गाड़ी तक ले जाने तक सब कुछ करना पड़ता है। उधर इन्फेक्शन की वजह से पॉल की हालत भी खराब होती जा रही थी। जॉन कहता है, बॉस इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर जॉन को डर था कि कहीं वो पास बुलाने के बहाने उसे सेल की चाबी न छीन ले, इसलिए वो उसके करीब नहीं जाता। जल्द ही वहाँ विलियम को लाया जाता है, पर उसके अंदर आने से पहले ही जॉन पॉल से कहता है, बॉस जरा संभल के। वो बार बार उसे विलियम के बारे में चेतावनी देता है, पर पॉल ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि विलियम ने अंदर आते ही पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इतनी देर से वो नशे में होने का नाटक कर रहा था, ताकि मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग सके। पॉल उसे सरेंडर करने को कहता है, पर उसने एक ऑफिसर की गर्दन को कसकर पकड़ रखा था, इससे पहले वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता। ब्रूटस ने उसके सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद वो उसे उठाकर उसकी सेल में फेंक देते हैं। पॉल वार्डन को इस बारे में बताकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आज हुई मारपीट की कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। जिन लोगों को विलियम ने मारा था उनकी मरहम पट्टी के लिए ब्रूटस उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है, और अब पॉल जेल में अकेला था। एक बार फिर उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा, जिस वजह से वो जमीन पर लेट जाता है। जॉन से उसकी हालत देखी नहीं जाती और वो उसे अपने पास आने को कहता है। पॉल उस पर भरोसा करके उसके पास चला जाता है, लेकिन वो उसकी सेल से थोड़ा दूर ही खड़ा था। जॉन ने उसे और करीब आने को कहा, पर जब उसने मना किया तो जॉन ने जबरदस्ती उसे अपनी ओर खींचकर उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख दिया। जॉन बोला, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन पॉल जो बहुत डर गया था उसे खुद से दूर रहने को कहता है। जल्द ही वहाँ लाइटें चमचमाने लगती हैं और उसे छोड़ते ही जॉन की तबीयत एकदम से खराब हो गई। पॉल ने देखा कि उसके मुंह से ढेर सारी मक्खियां निकल रही हैं, जो कुछ ही देर में गायब हो गईं। वो जॉन से पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? पर जॉन बिना कुछ कहे चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता है। पॉल जल्दी से टॉयलेट में गया और पाया कि उसका इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो समझ गया कि ये सब जॉन ने किया है। जो कुछ उसने आज देखा वो उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगले दिन पॉल वार्डन को इन्फॉर्म करता है कि वो बीमार है, इसलिए आज वो काम पर नहीं आ पाएगा, और छुट्टी लेकर वो जॉन के लॉयर से मिलने जाता है। वो लॉयर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो थोड़ा अजीब है, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतना खूंखार हो सकता है। मेरा हर दिन खतरनाक कैदियों से पाला पड़ता रहता है, पर जॉन वैसा बिल्कुल नहीं है। लॉयर समझ गया कि वो किन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। उसने पॉल को अपने पालतू कुत्ते के बारे में बताया, जिसने एक दिन अचानक उसके बेटे पर हमला कर दिया और उसकी एक आंख फोड़ डाली। वो बोला जॉन ने भी वही किया। बाद में उसे बुरा लगा होगा, पर तब तक उन बच्चों का रेप और मर्डर हो चुका था। शायद उसने पहले ऐसा ना किया हो, मेरे पालतू कुत्ते ने भी नहीं किया था, पर उस वक्त मेरे दिमाग में जो आया मैंने वही किया। मैंने अपनी राइफल निकाली, उस कुत्ते को पकड़ा और उसे उड़ा दिया गोली से। मेरी राय में जॉन भी बिल्कुल उसी कुत्ते की तरह है जिसने बेवजह हमला किया। वो सरासर उन बच्चियों की मौत का दोषी है, और इस बात पर कभी शक मत करना। अगले दिन पॉल जॉन के लिए ब्रेड लेकर जाता है, जो उसकी बीवी ने खास उसके लिए बनाए थे। जॉन ने कहा, बॉस क्या मैं इसमें से थोड़ा ब्रेड डेल और मिस्टर जिंगल्स को दे सकता हूँ?
जिस पर पॉल बोला हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारा है, तुम इसका जो चाहे वो कर सकते हो। विलियम भी उससे वो ब्रेड मांगता है पर जॉन जानबूझकर उसे ब्रेड नहीं देता, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर उसे गंदी गंदी गालियां। पॉल ने उसे सख्ती से समझाया कि मेरे ब्लॉक में तुम किसी को गालियां नहीं दे सकते, पर विलियम उसकी बात मानने की जगह उल्टा उस पर थूक देता है। पॉल ने तो उसे माफ कर दिया पर विलियम अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और डीन के पैर पर पेशाब कर देता है, जिसके बाद उन्होंने उसे सबक सिखाने की सोची। विलियम उनसे माफी मांगता है और वादा करता है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, पर उन लोगों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसे काल कोठरी में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद उसे बाहर निकाला गया। लग रहा था कि अब वो सुधर चुका है, वो इस बार सबसे तमीज से पेश आ रहा था। पर एक दिन जब ब्रूटस अपना रूटीन चेकअप कर रहा था, उसने उसके ऊपर चॉकलेट थूक दिया, जिसके बाद उसे फिर से काल कोठरी में डाल दिया जाता है। इसी बीच हम डेल को देखते हैं जो मिस्टर जिंगल्स के साथ बहुत खुश था। पॉल उसके पास आया और उसे बताया कि आज तुम्हारे और मिस्टर जिंगल्स के लिए बहुत बड़ा दिन है। कुछ लोगों ने तुम्हारे चूहे के बारे में सुना, वो उसके करतब देखना चाहते हैं। डेल जल्दी से रेडी होकर उनके साथ चला जाता है और उसने मिस्टर जिंगल्स के साथ मिलकर बड़े बड़े अधिकारियों को बेहद ही कमाल के करतब दिखाए। इसी बीच पॉल पर्सी के साथ सजा की रिहर्सल करता है और उसे उसका काम समझाता है। पर्सी ने वादा किया था कि वो बस एक बार सजा का इंचार्ज बनेगा, उसके बाद वो अपना ट्रांसफर करवा लेगा। जल्द ही मिस्टर जिंगल्स का शो भी खत्म हो गया। जब डेल उसे लेकर अपनी सेल में जा रहा था तो उसे इतना खुश देख पर्सी अंदर ही अंदर तिलमिला उठा और उसने टांग अड़ाकर डेल को नीचे गिरा दिया। वो उस पर हंसी रहा था कि तभी विलियम ने उसे अपनी ओर खींचकर उसका गला दबोच लिया। सब उसे पर्सी को छोड़ने को कहते हैं पर विलियम पूरा पागल था। वो पर्सी के खूब मजे लेता है जिससे वो बुरी तरह डर गया। पॉल के काफी समझाने पर आखिर में विलियम ने उसे छोड़ दिया, पर पर्सी इतना डर गया था कि उसने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दी। उसकी ये हालत देख डेल पर्सी को नामर्द कहकर उस पर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि कुछ देर पहले उसने उसके साथ भी यही किया था। पॉल ने कहा पर्सी कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन पर्सी अंदर ही अंदर गुस्से से सुलग रहा था। वो बोला अगर किसी ने ये बात फैलाई तो सबकी नौकरी गई समझो। जाते जाते वो डेल को भी धमकी देता है कि मैं तुझसे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। जल्द ही डेल की सजा की तारीख भी नजदीक आ गई। पॉल उसे मिस्टर जिंगल्स को जाने देने को कहता है, पर डेल को उससे गहरा लगाव हो गया था। आखिर में पॉल और ब्रूटस ने उसका दिल रखने के लिए उसे झूठ बोला कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक सर्कस है जहाँ जिंगल्स करतब दिखाकर खूब पैसे कमाएगा और वो लोग उसका अच्छे से ख्याल भी रखेंगे। ये सुनकर डेल बहुत खुश होता है। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी डेल गलती से मिस्टर जिंगल्स का खिलौना सेल के बाहर फेंक देता है। बेचारा जिंगल्स जैसे उसे उठाने के लिए बाहर निकला, पर्सी ने उसे बड़ी बेरहमी से अपने पैरों तले कुचलकर मार डाला। डेल को मिस्टर जिंगल्स के लिए रोता देख जॉन से देखा नहीं जाता। वो बोला बॉस मिस्टर जिंगल्स को मुझे दे दो, शायद मैं कुछ कर सकूं। पॉल उसे जिंगल्स दे देता है, जिसके बाद जॉन ने अपना हाथ बंद करके उसमें फूंक मारी, जिससे जिंगल्स की पूंछ हिलने लगी। एक बार फिर उसके मुंह से मक्खियां निकलती हैं और जिंगल्स जिंदा हो जाता है। उस पल सबको यकीन हो गया कि जॉन कोई आम इंसान नहीं है। हालांकि पॉल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो ब्रूटस को अपने साथ ले गया और दोनों ने मिलकर पर्सी को खूब पीटा। पॉल बोला तू तो ठीक से एक चूहा भी नहीं मार सकता, जाकर देख जिंगल्स अभी भी जिंदा है। वो कहता है कल मैं तुझे डेल की सजा का इंचार्ज बनाऊंगा और उसके अगले दिन तो अपना यहाँ से ट्रांसफर करवा लेगा, और अगर तूने मना किया तो हम सब तेरे खिलाफ झूठी गवाही देकर तेरा पुलिस रिकॉर्ड खराब कर देंगे और तुझे कभी कोई दूसरी जॉब भी नहीं मिलेगी। अगले दिन डेल को उसकी सजा के लिए तैयार किया जाता है। पॉल जिंगल्स को अंदर नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने उसे कुछ देर के लिए जॉन को सौंप दिया। डेल को इलेक्ट्रिक चेयर से बांधा गया और उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, जिस पर डेल कहता है कि मिस्टर जिंगल्स का ध्यान रखना। पर्सी उसे उसकी सजा सुनाता है, लेकिन वो कहाँ उसे चैन की मौत मरने देता। आखिर में उसने अपना असली रंग दिखाई दिया। वो बोला सुन, सर्कस जैसी कोई चीज नहीं है। इन लोगों ने तुझे यहाँ तक लाने के लिए झूठी कहानी बनाई थी। हद तो उसने तब पार कर दी जब उसने जानबूझकर स्पंज को गीला नहीं किया और सूखा स्पंज उसके सर पर रख दिया, क्योंकि वो उसे आसान मौत नहीं देना चाहता था। पॉल ने देखा कि बाल्टी का पानी एकदम ठहरा हुआ था और फर्श पर पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। वो समझ गया कि स्पंज सूखा हुआ है, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही डेल को झटका लगा और वो दर्द में चिल्लाने लगा। स्पंज गीला होने की वजह से करंट सीधा उसके दिमाग तक नहीं पहुंचता, जिस वजह से वो छटपटाने लगता है। जल्द ही उसके जलने की बदबू पूरी जेल में फैल जाती है और वहाँ बैठे लोग इतना डर गए कि सबने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वार्डन उन्हें स्विच को बंद करने को कहता है, पर डेल अभी तक मारा नहीं था। अगर वो उसे रोकते तो उसे और तकलीफ होती। उधर हम जॉन को देखते हैं जो उसके दर्द को महसूस कर सकता था। उसने जिंगल्स को पकड़ रखा था, जिस वजह से जिंगल्स भी उसके दर्द को महसूस करता है और डरकर वहाँ से भाग जाता है। आखिर में डेल मर जाता है, पर उसकी मौत इस जेल के इतिहास की सबसे भयानक मौत थी। पर्सी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि स्पंज गीला होना चाहिए, लेकिन ब्रूटस जानता था कि उसने जानबूझकर किया है। वार्डन गुस्से में नीचे आया और बोला ऊपर पूरा फर्श लोगों की उल्टियों से भर चुका है और ये बदबू अगले 5 सालों तक भी यहाँ से नहीं जाने वाली।
अब क्योंकि सारी गलती पर्सी की थी, इसलिए उसे दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो ये सब रिपोर्ट में लिखा जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, या फिर वो चुपचाप अपना ट्रांसफर करवा ले। पर्सी समझ चुका था कि उसकी ये करतूत छुपने वाली नहीं, इसलिए वो जाने का फैसला करता है। पॉल जॉन के पास आया और पूछा जिंगल्स कहाँ है। जॉन बोला बॉस मेरा उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। कल रात उसने वो सब महसूस किया जो मैंने किया था। लगता नहीं जिंगल्स फिर कभी वापस आएगा। अगले दिन पॉल वार्डन के घर उसकी बीमार बीवी से मिलने जाता है। उसने देखा कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो बस कुछ ही दिन जिंदा रह पाएंगी कि तभी उसके जहन में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर जॉन उसके इन्फेक्शन और एक मरे हुए चूहे को जिंदा कर सकता है तो शायद वो वार्डन की बीवी को भी ठीक कर सके। वो अपने साथियों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि कैसे जॉन ने उसे छूकर उसका इन्फेक्शन ठीक किया। और उस दिन सेल में जो हुआ वो सब तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। डीन बोला ठीक है, लेकिन एक बीमार औरत को सेल में ले जाने से हमारी नौकरियां खतरे में नहीं पड़ जाएंगी। पॉल कहता है नहीं, वार्डन कभी इसके लिए राजी नहीं होंगे, हमें जॉन को ही उनके पास ले जाना होगा। ब्रूटस कहता है फिर तो हमारी नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही में हमें जेल भी हो सकती है। सब उसके फैसले के खिलाफ थे, लेकिन पॉल किसी तरह उन्हें इस काम के लिए मना ही लेता है। उसका मानना था कि जॉन बेकसूर है। ऐसी चमत्कारी शक्तियां ईश्वर कभी ऐसे आदमी को नहीं देगा जिसने मासूम बच्चियों का कत्ल किया है। वे कहते हैं ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर उसने हमें धोखा दिया और भागने की कोशिश की? ऐसी सूरत में हमें उस पर गोली चलानी पड़ेगी। पॉल इसके लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि ऐसी नौबत कभी आएगी ही नहीं। इसके बाद उन्होंने बेहोशी की दवा तैयार की ताकि विलियम को बेहोश किया जा सके। वो उसके सामने बियर पीते हैं, जो देख विलियम ने भी उनसे थोड़ी बियर मांगी। पॉल उसे थोड़ा परेशान करता है ताकि उसे उन पर शक न हो, और जब लगा कि अब वो उसे पी लेगा तो उन्होंने चुपके से उसके कप में बेहोशी की दवा मिला दी। विलियम एक सांस में पूरी बियर गटक जाता है, जिसके बाद उन्होंने उसके बेहोश होने का इंतजार किया। जल्दी विलियम बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। पॉल बोला कोई पीछे हटना चाहता है तो अभी भी वक्त है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। पर सब उसका साथ देते हैं। जॉन बोला बॉस मैं भी आपके साथ चलूंगा, जैसे कि उसे सब पहले से पता हो। इसके बाद उन्होंने जॉन को बाहर निकाला, पर अभी भी एक मुसीबत से पीछा छुड़ाना बाकी था। वो लोग पर्सी के हाथ पैर बांधकर उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं ताकि वो किसी से उनकी शिकायत ना कर सके। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी विलियम को होश आ गया और उसने जॉन का हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही जॉन उसके दिमाग से जुड़ गया और उसे विलियम के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो एकदम से सहम जाता है। जॉन कहता है बॉस विलियम बुरा आदमी है, पर उन्हें देर हो रही थी इसलिए उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करते। इसके बाद वो सब वार्डन के घर आते हैं। इतनी रात को अपने घर के बाहर एक अनजान गाड़ी को खड़ा देख वार्डन ने उन पर बंदूक तान दी। उसे लगा कि जॉन ने उन्हें बंदी बना लिया है, पर पॉल उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं, हम बस आपकी मदद करना चाहते हैं। वार्डन जॉन को अंदर जाने से मना करता है, पर ब्रूटस और पॉल उसे समझाते हैं कि एक बार उस पर भरोसा कीजिए, वो आपकी पत्नी को ठीक कर सकता है। जॉन ऊपर आया और देखा कि मेलिंडा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। ब्रूटस बोला घबराओ मत, बस देखते जाओ वो क्या करता है। जॉन मेलिंडा के पास आया और उसके ट्यूमर को ढूंढने लगा। वार्डन ने देखा कि अचानक घर की सारी लाइटें जगमगाने लगी। जब जॉन को वो ट्यूमर मिल गया तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे मेलिंडा की बॉडी से बाहर निकाल दिया, जिससे मेलिंडा बिल्कुल ठीक हो जाती है। पर दिक्कत ये थी कि हर बार की तरह इस बार जॉन के मुंह से मक्खियां नहीं निकलती। ब्रूटस बोला कम ऑन जॉन, निकाल दो सब कुछ, पहले भी तुमने ये किया है। पर ट्यूमर से जॉन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मेलिंडा अपने पैरों पर चलकर जॉन के पास आती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें अपने सपनों में देखा, तुमने मेरी मदद की, तुम एक भले इंसान हो। वो जॉन को अपना लॉकेट देती है, जो देख वार्डन एकदम से इमोशनल हो गया। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो जल्दी से जॉन को उसकी सेल में वापस ले आते हैं ताकि वो आराम कर सके। इसके बाद वो पर्सी के पास गए और उसे अच्छे से समझाया। पॉल बोला तुमने जो डेल के साथ किया ये उसकी सजा है, अगर तुमने किसी को इसके बारे में बताया तो हम तुम्हारा राज खोल देंगे कि तुमने डेल की सजा में गड़बड़ी की थी, और हाँ सबको ये भी बताएंगे कि तुमने कैसे डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दी। तो अब तक जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, तुम्हारे घमंड के अलावा तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी है, किसी को ये नहीं पता चलेगा सिवाय यहाँ मौजूद लोगों के। पर्सी उनकी बात मान जाता है, पर ब्रूटस जानता था कि आज नहीं तो कल वो सब बक देगा। इसके बाद पर्सी ने अपना हुलिया ठीक किया और उसने ठान लिया कि वो बदला लेकर रहेगा। पर वो वहां से जा ही रहा था कि तभी जॉन ने उसका गला पकड़ लिया। वो उसे इतनी कसकर दबाता है कि पर्सी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सबने मिलकर जॉन को रोकने की कोशिश की, पर जॉन कहाँ उनके काबू में आने वाला था। उसने पर्सी को अपनी ओर खींचा और उसके अंदर वो सारी मक्खियां डाल दी जो उसने कब से अपने अंदर रोकी हुई थी। वो जो भी चीज थी उसने पर्सी को मानो अंदर से खोखला कर दिया। इसके बाद वो चलकर विलियम के पास गया। उसने कुछ देर उसे देखा और फिर गन निकालकर उसे गोली मार दी। ऐसा करते ही उसके मुंह से वो मक्खियां निकलकर हवा में गायब हो जाती हैं। जॉन कहता है बॉस वो दोनों बुरे आदमी थे, मैंने उन दोनों को सजा दी। पॉल ने पूछा लेकिन विलियम को क्यों मारा, जिस पर जॉन उसे बताता है कि मैंने उसके दिल में झांका था जब उसने मेरी बाह पकड़ी थी।
मैंने देखा उसने क्या किया था। पॉल पूछता है तुमने क्या देखा, जिसके बाद जॉन उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाकर उसे खुद ही जानने को कहता है। ब्रूटस ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन पॉल को उस पर भरोसा था। उसने जैसे ही जॉन को छुआ, उसे पता चला कि उस दिन विलियम ने ही उन बच्चियों का रेप और मर्डर किया था। विलियम और जॉन दोनों उन बच्चियों के पिता के फार्म में नौकरी करते थे और एक दिन मौका देकर उसने इस घिनौने दुष्कर्म को अंजाम दिया और वहां से भाग गया। जॉन ने जब उन बच्चियों को मरा हुआ पाया तो उसने अपनी शक्तियों से उसे जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे ही खूनी समझकर गिरफ्तार कर लिया। उसे छूने से पॉल ने ना सिर्फ सच जाना, बल्कि उसने उन बच्चियों का दर्द भी महसूस किया, जो इतना भयानक था कि खुद ब खुद पॉल की आंखें नम हो गईं। जल्द ही वहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम आती है, लेकिन पर्सी इतने गहरे सदमे में था कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलते। सबने झूठ बोला कि विलियम ने पर्सी को मारने की कोशिश की, इसलिए उसने उसे गोली मारी। वार्डन कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बस मुझे इतना बता दो कि इसका मेरे घर में जो हुआ उससे कोई लेना देना तो नहीं। पॉल कहता है नहीं, जिसके बाद इस केस को वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। मानसिक तौर पर अपाहिज हो चुके पर्सी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां पता चला कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है। जल्द ही वो दिन नजदीक आ गया जब जॉन को उसकी सजा दी जानी थी। पॉल उसके पास आता है और पूछता है कि तुम क्या चाहते हो जॉन, तुम जो चाहोगे हम मंगवा देंगे। तुम चाहते हो हम तुम्हें यहाँ से निकालें, तुम्हें भाग जाने दें? जॉन बोला लेकिन बॉस भला आप ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करना चाहेंगे, इससे आपकी नौकरी जा सकती है। लेकिन पॉल कहता है कि कयामत के दिन जब मैं ईश्वर के सामने खड़ा रहूंगा और वो मुझसे पूछेंगे कि मैंने उनके एक सच्चे करिश्मे को क्यों मार डाला, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मैं बस अपना काम कर रहा था। वो ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता था। जॉन बोला तो आप ईश्वर से कहना कि आपने मेरी मदद की थी। मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्दी सजा मिले। मैं थक चुका हूँ इस तरह अकेले जीते हुए, थक चुका हूँ लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत देखकर। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा दर्द है जो हमेशा मेरे दिमाग में सुई की तरह चुभता रहता है। ब्रूटस कहता है कुछ तो ऐसा होगा जो हम तुम्हारे लिए कर सकें, जिस पर जॉन उन्हें बताता है कि उसने कभी कोई फिल्म नहीं देखी। पॉल उसकी एक ख्वाहिश पूरी करता है और उस रात उन तीनों ने मिलकर एक फिल्म देखी। अगले दिन जॉन को उसकी सजा के लिए तैयार किया जाता है। जॉन को बिल्कुल भी किसी बात का दुख नहीं था। वो कहता है कल रात मैंने सपने में डेल, मिस्टर जिंगल्स और उन बच्चियों को देखा। वो सब साथ में बहुत खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद उसे एग्जीक्यूशन रूम में लाया जाता है, जहां उन बच्चियों का पिता भी मौजूद था। जॉन उनके मन में अपने लिए नफरत महसूस कर सकता था जो उसे अंदर से तोड़ देता है। बच्चियों का पिता बोला इस कमीने को 2 बार मारना, तड़पा तड़पा कर मारना इस हत्यारे को, जैसे इसने मेरी बेटियों को मारा था। यही इसकी सजा है। उनमें से एक ऑफिसर जो सच जानता था अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और रोने लगता है, पर पॉल ने उसे समझाया कि जब ऊपर उठना तो अपना चेहरा पोंछ लेना। इसके बाद उसके सर पर काला कपड़ा डालने की बारी थी, पर जॉन रोते हुए पॉल से रिक्वेस्ट करता है कि बॉस ये कपड़ा मेरे सर पर मत डालिए, मुझे अंधेरे से डर लगता है। पॉल ने उसकी बात मानी और उसके सर से कपड़ा हटा दिया। इसके बाद उसने जॉन के सर पर स्पंज रखा और सजा के लिए कानूनन प्रक्रिया शुरू की। पॉल बोला जॉन कॉफी अब तुम्हें तब तक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा जब तक तुम मर नहीं जाते। कानून के मुताबिक यही तुम्हारी सजा है। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ये कहने के बाद पॉल रोने लगा क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। ब्रूटस कहता है पॉल तुम्हें आगे की लाइनें बोलनी है, अब तुम्हें ऑर्डर्स देने हैं। ऑर्डर्स देने से पहले पॉल प्रोटोकॉल तोड़कर जॉन से एक आखिरी बार हाथ मिलाता है। जॉन ने उसे आगे बढ़ने को कहा, जिसके बाद उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया और बस कुछ ही पलों में जॉन की मौत हो गई। वो आखिरी मौत की सजा थी जिसमें वो शामिल हुआ। उसके बाद ना तो पॉल और ना ही ब्रूटस ये काम कर सका। इसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो एक औरत को अपनी कहानी बता रहा था, लेकिन आयरीन को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद पॉल उसे यकीन दिलाने के लिए अपने साथ पहाड़ियों पर ले गया। वो एक खंडहर पड़े घर में जाते हैं, जहाँ पॉल ने उसे मिस्टर जिंगल से मिलवाया जो अभी तक जिंदा था। आयरीन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद पॉल ने उसे बताया कि डेल की मौत के समय उसकी चमत्कारी शक्तियों का कुछ हिस्सा मिस्टर जिंगल्स के पास भी आ गया था और जॉन ने मुझे भी थोड़ी शक्तियां दे दी, जिस वजह से मैं उस वक्त विलियम के घिनौने अपराधों को देख सका। उसके छूने से उसका थोड़ा सा अंश मेरे अंदर आ गया, जिससे मुझे लंबी उम्र मिली। पता चला कि पॉल की उम्र अब 108 साल थी, जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। पॉल उसे बताता है कि पिछले कुछ सालों में मुझे अपने बड़े बेटे, अपने परिवार और अपने दोस्तों को मरते हुए देखना पड़ा है और एक दिन तुम भी चली जाओगी। मैंने जॉन को मौत की सजा होने दी, कुदरत के करिश्मे को मार डाला और शायद ये ही मेरा प्रायश्चित है कि मुझे अपने करीबियों को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखना होगा। जल्द ही आयरीन भी इस दुनिया से अलविदा कह देती है, जिसके बाद पॉल एकदम अकेला हो गया। पॉल हर रोज अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बस यही सोचता रहता था कि अगर जॉन एक चूहे को इतनी लंबी उम्र दे सकता है तो उसे अभी और कितने साल जीना होगा। बस इसी सवाल के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।